नमस्कार। आज हम उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत जरूरी है। हमारे पास इनके कामकाज पर एक काफी सरल विश्लेषण है, तो उसी को आधार बनाएंगे। हमारा मकसद ये है कि इन संस्थाओं के सबसे अहम पहलू क्या है, इनका महत्व क्या है, ये समझें। क्योंकि देखिए, ये नीतियां बनाती हैं, अर्थव्यवस्था को एक तरह से कंट्रोल करती हैं, अधिकारों की रक्षा का काम है इनका, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तालमेल भी बिठाती हैं। तो जाहिर है ये सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय संगठनों पर नजर डालते हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो संवैधानिक निकाय, फिर सांविधिक निकाय और तीसरे कार्यकारी या नियामक निकाय। तो संवैधानिक निकाय ये वो है जिनका जिक्र सीधे हमारे संविधान में है, शक्ति वहीं से मिलती है। जैसे भारत का चुनाव आयोग हो गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, जो बड़े सरकारी पदों पर भर्ती करता है। फिर सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकारी खर्च पर नजर रखता है। हाँ, बिल्कुल। और वित्त आयोग भी, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे पर सिफारिशें देता है। जी। फिर आते हैं सांविधिक निकाय। ये वो हैं जिन्हें संसद ने कानून बनाकर स्थापित किया है। हाँ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनते हैं। सही। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, मौलिक अधिकारों का प्रहरी, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, जो RTI के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे देखता है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, क्या इन सांविधिक निकायों के पास व्यवहार में उतनी ही स्वतंत्रता या शक्ति होती है जितनी संवैधानिक निकायों के पास? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। सैद्धांतिक रूप से अगर देखें तो संवैधानिक निकायों की नींव ज्यादा मजबूत है, क्योंकि शक्ति सीधे संविधान से आ रही है। पर व्यवहार में सांविधिक निकायों का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उनका कानून कितना मजबूत है, उनका नेतृत्व कैसा है और सरकार उन्हें कितना समर्थन देती है। NHRC या NGT के फैसलों का भी आप देखें तो काफी बड़ा असर होता है। असल में ये सभी निकाय मिलकर एक तरह से देश के शासन और रेगुलेशन की रीढ़ है। इनका काम सीधे राष्ट्रीय महत्व का है और कई बार तो आम जिंदगी से जुड़ जाता है। जैसे आपने CAG की बात की, तो ये देखना कि हमारा टैक्स का पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। या फिर RBI की ब्याज दरें, जिनका असर हमारी लोन की किस्तों पर पड़ता है। बिल्कुल। और RBI के अलावा जैसे सेबी है, जो शेयर बाजार की निष्पक्षता देखता है। FSSAI है, खाने पीने की चीजों की सुरक्षा और मानक तय करता है। CBI बड़े घोटालों और अपराधों की जांच के लिए। और नीति आयोग भी एक अहम कार्यकारी निकाय है। जी, योजना आयोग की जगह पर एक थिंक टैंक की तरह। तो ये तो हुए कुछ अहम राष्ट्रीय संगठन। अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। वहां भी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इनको भी हम कुछ श्रेणियों में देख सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र UN और उसकी कई एजेंसियां हैं। यूनिसेफ है बच्चों के अधिकारों के लिए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसने कोविड-19 के समय काफी मार्गदर्शन दिया। हाँ, WHO की भूमिका तो बहुत अहम रही। UNDP है, जो गरीबी, शिक्षा, विकास पर काम करता है। और UNFCCC, जो जलवायु परिवर्तन पर बातचीत कराता है, जैसे COP28। जी, क्लाइमेट नेगोशिएशंस। फिर आती हैं वित्तीय संस्थाएं, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाँ, जो देशों को संकट के समय बेल आउट पैकेज देता है, लोन देता है। बिल्कुल। विश्व बैंक है, जो विकास परियोजनाओं के लिए कर्ज देता है, खासकर गरीब देशों में। एशियाई विकास बैंक ADB, जो एशिया पर केंद्रित है। और एक नया है NDB, नया विकास बैंक। हाँ, ब्रिक्स देशों का बैंक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर बनाया है। सही। और फिर व्यापार, सुरक्षा और कुछ अहम समूह भी हैं। WTO, विश्व व्यापार संगठन, जो वैश्विक व्यापार के नियम बनाता है। FTFF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए काम करता है। काफी चर्चा में रहता है ये। हाँ, बिल्कुल। इंटरपोल है, जो दुनिया भर की पुलिस को जोड़ता है। और फिर कुछ समूह हैं जैसे SCO, शंघाई सहयोग संगठन, G20, ब्रिक्स। भारत इन सभी का सदस्य है। और ये समसामयिक मामलों के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, ये वैश्विक नियम तय करते हैं, नॉर्म्स सेट करते हैं
और इनका सीधा असर भारत की विदेश नीति पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं। जैसे सोचिए, FATF की कोई कार्रवाई होती है किसी देश पर, ग्रे लिस्टिंग होती है, हाँ। तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पे पड़ता है, विदेशी निवेश पे पड़ता है। तो ये दिखाता है कि ये सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। सही कहा। तो जो विश्लेषण हमने देखा उससे एक बहुत अहम बात निकलती है कि सिर्फ नाम याद रख लेना काफी नहीं है। जरूरी ये समझना है कि ये संगठन असल में करते क्या हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है और हाल फिलहाल में इनसे जुड़ी क्या खबर रही है। जैसे आपने WHO का उदाहरण दिया, उनकी कोई नई रिपोर्ट आती है या कोई चेतावनी, तो उस पर सवाल बन सकता है। बिल्कुल सही। ये रटने की बात नहीं है, ये व्यावहारिक समझ बनाने की बात है। उनके एक्शन के पीछे का क्यों समझना, वो कोई कदम क्यों उठा रहे हैं, उसका क्या असर हो सकता है, ये ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अहम संगठनों और उनके महत्व पर बात की। हाँ, और ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये संगठन कोई स्थिर इकाइयां नहीं है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, राष्ट्रीय जरूरतें बदलती हैं, इनकी भूमिकाएं भी विकसित होती हैं। तो इनकी जो मौजूदा गतिविधियां हैं, रिपोर्ट्स हैं, भारत के साथ इनके क्या संबंध चल रहे हैं, इन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये जो अलग अलग तरह के संगठन हैं, राष्ट्रीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय या फिर संवैधानिक बनाम सांविधिक बनाम कार्यकारी, इनके बीच शक्ति और प्रभाव का जो संतुलन है वो कैसे बदल रहा है और इसका हमारे शासन पर या वैश्विक सहयोग के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।